हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। तो आज हम लोग वन लाइनर सीरीज़ में वीडियो नंबर 3 की ऊपर जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ट्रेड यूनियन एंड थ्योरीज एंड ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हम लोगों ने वन लाइनर सीरीज़ शुरू कर रहे हैं सॉर्ट ऑफ दैट रिविजन कोर्स। और इसमें जो हम लोगों ने यूनिट 3 में पहला टॉपिक डिस्कस किया था वो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड अप्रोचेस था, एंड सेकंड टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के ऊपर था। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे हैं वो ट्रेड यूनियन के से रिलेटेड है, क्योंकि ये तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आपको 101% मिलता है। तो देखिए, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कि ट्रेड यूनियन क्या होता है, थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियन कौन कौन सी हैं, और ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को लेके श्योर जो वन लाइनर है केवल वही हम इसके में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड यूनियन के बारे में। तो ट्रेड यूनियन बेसिकली है क्या? ट्रेड यूनियन क्या होता है? ट्रेड यूनियन एक एसोसिएशन होती है जिस एसोसिएशन के अंदर कुछ वर्कर्स होते हैं और वो बेसिकली जो ऑर्गेनाइज की जाती है या जो वो एक साथ इकट्ठे होते हैं वो अपने प्रोटेक्शन को लेके या जो भी उनके अपने कंडीशंस को बेटर या इम्प्रूव करने की कंडीशंस होती हैं उन सब चीज़ों के लिए वो एसोसिएट किए जाते हैं। तो ट्रेड यूनियन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि कुछ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं अपने प्रोटेक्शन को लेके, अपने राइट्स को लेके या अपने बेटरमेंट को लेके। तो ट्रेड यूनियन एक एसोसिएशन होती है जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स या इंडिपेंडेंट वर्कर्स होते हैं। ये एक रिलेटिवली परमानेंट फॉर्मेशन ऑफ वर्कर होती है और ये जो सिक्योर या फॉर्म की जाती है वो इकोनॉमिक या सोशल बेनिफिट्स ऑफ मेंबर्स को लेके की जाती है। तो आप लोगों ने देखो सिंपल टर्म्स में अपनी कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए ये याद रखना है कि ट्रेड यूनियन है क्या। तो ट्रेड यूनियन बेसिकली ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ होती है, जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय या एक ऐसा ग्रुप जो ग्रुप अपने प्रोटेक्शन के लिए एक साथ इकट्ठा हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थ्योरीज। जो मेन टॉपिक है हमारा वो थ्योरीज है। तो ट्रेड यूनियन की थ्योरीज को लेके भी मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन रेज होता है। तो थ्योरीज से लेके अगर हम बात करते हैं तो देखिए, एक है सोशो साइकोलॉजिकल अप्रोच एंड सेकेंड वन दैट इज रिबेलियन अप्रोच, स्कैरसिटी अप्रोच एंड नॉन रिवोल्यूशनरी या इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच एंड गांधीयन अप्रोच। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट दैट इज सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है। तो देखिए, सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये दिया किसने है। तो सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच जो दिया है ये दिया है रॉबर्ट एफ हॉक्सी ने। रॉबर्ट एफ हॉक्सी ने सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच दिया था। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि जो ये वाली ट्रेड यूनियन है ये क्यों इकट्ठी हुई होगी, या इस वाली जो अप्रोच के अंदर क्या बोला गया। इस अप्रोच के अंदर बेसिकली बोला गया कि भैया ट्रेड यूनियन क्यों एसोसिएट हो रही है या ट्रेड यूनियन क्यों बन रही है, क्यों लोग एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो ट्रेड यूनियन होता है उनका एक साथ ग्रो करने का या ट्रेड यूनियन फॉर्म करने का जो रीज़न होता है वो रीज़न होता है बेसिकली सोशल फैक्टर्स को लेके या साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को लेके। यहाँ पे उनका इकोनॉमिक रीज़न नहीं होता कि उनको केवल अपना सैलरी बढ़ाना है तो वो साथ में इकट्ठे हो गए। यहाँ पे सैलरी के अलावा भी उनके पास काफ़ी सारे रीजंस होते हैं जिन रीजंस की वजह से वो ट्रेड यूनियन बनती है। अब ये जो रिज़ल्ट है कि जो ग्रुप साइकोलॉजी है, ठीक है, ये बेसिकली एक रिज़ल्ट निकल के आता है। वो क्यों आता है? वो आता है एनवायरनमेंट कंडीशंस को लेके, टेम्परमेंट कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके। यहाँ पे जो ट्रेड यूनियन फॉर्म हो रही है या जो यहाँ पर ट्रेड यूनियन हम एसोसिएट करने की बात कर रहे हैं वो ट्रेड यूनियन एसोसिएट होती है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को लेके, सोशल फैक्टर्स को लेके, वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने की बात को लेके, अपने प्रोटेक्शंस को लेके। तो ये कुछ अलग अलग रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो ट्रेड यूनियन बन रही है। क्योंकि देखिए, आपको भी पता है कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उन्हीं फैक्टर्स को लेके जो लोग हैं वो आपस में इकट्ठा हो रहे हैं। इकट्ठे होने के रीजंस काफ़ी अलग भी हो सकते हैं कि मेरा रीज़न है कि भैया मुझे अच्छी वर्किंग कंडीशन चाहिए, हो सकता है 10 लोगों की और हो। तो यहाँ पे जो ट्रेड यूनियन फॉर्म हो रही है वो ट्रेड यूनियन फॉर्म होने का रीज़न है आपका सोशल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट थिंग, अब जो हॉक्सी है, इन
हॉक्सी के अकॉर्डिंग ही कुछ ट्रेड यूनियन के टाइप्स भी हैं। जैसे एक है आपका बिजनेस यूनियनिज्म या बिजनेस यूनियन, सेकंड दैट इज़ फ्रेंडली यूनियन या अपलिफ्ट यूनियन, थर्ड वन दैट इज़ रिवॉल्यूशनरी रीजन यूनियंस, एंड एक होती है आपकी प्रीडेटरी यूनियन। इसको लेके भी मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, तो उसमें लेकिन क्योंकि ये तो केवल 4 ही है, इसके अलावा बहुत सारी क्लासिफिकेशंस होती है ट्रेड यूनियन को लेके, उन सबको भी मैंने उसमें ऐड ऑन किया है, तो ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे से वहाँ पर समझ आ जाएगा। अभी केवल यहाँ पे इसको ऐड ऑन करने का रीज़न था कि आपको ये पता चले कि स्पेसिफिकली वो कौन सी ट्रेड यूनियंस हैं जो हॉक्सी के अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन जिनको हम कंसिडर करते हैं उनके अकॉर्डिंग कौन सी क्लासिफिकेशंस है। क्योंकि अगर आजकल आपको भी पता है चूज़ द ऑप्शंस वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि कुछ ट्रेड यूनियंस के नाम लिख दिए जाए और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू हॉक्सी कौन कौन सी ट्रेड यूनियंस हैं। तो आपको उसमें ध्यान रखना है कि एक बिजनेस यूनियन, फ्रेंडली यूनियन, रिवॉल्यूशनरी और प्रीडेटरी, ये जो रीजन्स के यूनियंस हैं ये हॉक्सी के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट सेकेंड अप्रोच दैट इज़ रिबेलियन अप्रोच, या इसको हम बोलते हैं सोशोलॉजिकल अप्रोच। ये आपका दिया था फ्रैंक टेनबर्न। फ्रैंक टेननबर्न ने इसको दिया था, और इसने क्या बोला भैया, इसने बोला कि जो ट्रेड यूनियन बन रही है ना, वो स्पॉन्टेनियस आउटकम होता है किसी भी ग्रोथ ऑफ मैकेनिज्म को लेके। अब आपको देखो रिबेलियन का मतलब पता है, मतलब क्या होता है रिबेलियन का मतलब होता है जो सॉर्ट ऑफ क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं किसी चीज़ का, है ना। तो यहाँ पे भी वही है कि जो आपका ट्रेड यूनियन है वो विरोध की वजह से सॉर्ट ऑफ सामने आ गया। कैसे आ गया कि अब आपको भी पता है कि धीरे 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 इतना ज़्यादा अपग्रेड होने लगी हैं चीज़ें, तो सब चीज़ें जो ह्यूमन से रिलेटेड थी वो सब चीज़ें अब टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं ले ली है। तो जब मशीन्स का ज़्यादा मूवमेंट होने लगा तो लोगों को क्या लगने लगा, उनको लगा हमारी तो इम्पोर्टेंस ही ख़त्म हो जाएगी, हमें तो कोई पूछने ही नहीं वाला है, हमारे तो जो राइट्स हैं वो दब जाएंगे। तो इस वजह से एक ये रीज़न था कि लोगों ने आपस में एक यूनियन बना लिया और उन्होंने अपने राइट्स के लिए लड़े कि भैया हमारी भी एग्जिस्टेंस है, हमें भी इम्पोर्टेंस दो, ना कि केवल मशीन्स की वजह से आप लोग हमें अवॉइड कर रहे हो। तो ट्रेड यूनियन एज अ रिजल्ट अगेंस्ट मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, सोसाइटी टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इंटरेस्ट इन द एंटरप्राइज। तो यहाँ पे जो ट्रेड यूनियन निकल के आई है उसका रिजल्ट था अगेंस्ट कि जो इतना ज़्यादा मशीनाइजेशन हो रही है या मैकेनाइजेशन हो रही हैं, ऑटोमेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी की में अपग्रेडेशंस हो रही हैं, इन सब चीज़ों को लेकर इनका विरोध करने के लिए जो ट्रेड यूनियन आई है उसको हम इसलिए यहाँ पर बोला जाता है रिबेलियन अप्रोच, और ये आपकी फ्रैंक टेननबर्न ने दिया था। थर्ड दैट इज स्कैरसिटी कॉन्शियसनेस अप्रोच। स्कैरसिटी का देखो नाम से पता चल रहा है जब किसी चीज़ की कमी होती है तो ही तो बोलता है उसको स्कैरसिटी। तो स्कैरसिटी कॉन्शियसनेस अप्रोच जो दी थी वो पर्लमैन ने दिया है, और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो ट्रेड यूनियन डेवलप किया जा रहा है वो बिकॉज ऑफ वर्कर्स स्कैरसिटी। ठीक है ना, कि कहीं ना कहीं अब ऐसा देखा गया कि देखो जो छोटी ये लेबर होती है, यूनियन होती है, कि जब तक ये खुद अपने लिए खड़े नहीं होंगे तो एक लेवल या एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी इम्प्रूवमेंट ना वहीं पर रेसिस्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ इनको समझ आ गई कि अगर भैया हम एक लेवल एक टाइम पे ऐसा आएगा कि जो हमारा प्रमोशन है, जो हम अपग्रेड हो रहे हैं, तो हमारा वहीं पे रिस्ट्रिक्ट होने वाला है, उससे आगे हमारा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो वो एक फैक्ट था कि जिस फैक्ट की वजह से उनको लगने लगा कि फिर तो हमारी इकॉनमिक पोजीशन लो हो जाएगी, हम तो इकॉनमिक पोजीशन हमारी एक फिक्स्ड हो गई कि इससे ऊपर हम बढ़ ही नहीं सकते। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसके बियॉन्ड जाने के लिए उनको लगा कि फिर तो जॉब की स्कैरसिटी हो जाएगी। तो इस वजह से वो ट्रेड यूनियन यहाँ पे फॉर्म हुई, एक साथ लोग इकट्ठे हुए कि इन सब चीज़ों को लेके, इन इश्यूज़ को लेके वो मैनेजमेंट के साथ जाके डिस्कशन कर सके। तो इसलिए इस यहाँ पे स्कैरसिटी भी बोलते हैं और इसको जॉब कॉन्शियसनेस अप्रोच भी बोलते हैं कि जॉब को लेके वो बहुत कॉन्शियस थे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि ट्रेड यूनियन डेवलप बिकॉज ऑफ वर्कर स्कैरसिटी कॉन्शियसनेस विच अक्रॉस इन द माइंड ऑफ वर्कर बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर इकोनॉमिक पोजीशन could not improve beyond that which was bravely sufficient to cover the minimum essential of ordinary standard of living। तो ये एक रीज़न था जिस रीज़न्स की वजह से ये जो ट्रेड यूनियन था यहाँ पर फॉर्म की गई। नेक्स्ट दैट इज़ वेब
नॉन रेवोल्यूशनरी अप्रोच एंड इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी अप्रोच, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको जो दिया था ये दिया था सिडनी एंड बेट्रिक वेब ने। और इसको हम इवोल्यूशनरी अप्रोच भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या हुआ देखो, इसमें हुआ कि जो ट्रेड यूनियंस ग्रो हो रही हैं, दैट इज इंस्टीट्यूशंस फॉर ओवरकमिंग द मैनेजरियल डिक्टेटरशिप एंड टू स्ट्रेंथन द वर्कर बाय गिविंग देम द वॉइस इन determination of condition of employment in which they work. That means यहाँ पे क्या हुआ, उनको लग रहा है भैया अब तो मैनेजरियल डिक्टेटरशिप चलती रहेगी, वही अपनी चलाएंगे, उन्हीं की चलने वाली है, तो हमारी तरफ से भी एक वॉइस होनी चाहिए कि जो हमारे लिए आगे खड़े हो, जो हमारे लिए लड़े, जो हमारे लिए हमारी वॉइस बने। इतने सारे लोगों का एक वॉइस होना चाहिए जो उन सब चीज़ों को अगेंस्ट बात करे। तो यहाँ पे इसीलिए इसको नॉन रिवोल्यूशनरी अप्रोच बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड यूनियन फॉर्म हुई थी वो हुई थी अपनी वॉइस को मैनेजरियल डिक्टेटरशिप के सामने स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नेक्स्ट दैट इज़ क्लासलेस सोसाइटी और मार्क्सिस्ट अप्रोच। देखिए मार्क्सिस्ट अप्रोच तो हम लोगों ने इंडस्ट्रियल अप्रोचेस में भी डिस्कस किया था, ये कार्ल मार्क्स ने दिया है। और इन्होंने बोला कि ट्रेड यूनियन एज इंस्ट्रूमेंट फॉर डिस्ट्रॉइंग कैपिटल क्लासेस, दस इट्स अ एंटी कैपिटल अप्रोच। उन्होंने बोला भैया कैपिटल क्लास को छोड़ के आपको किसके, उन्होंने डिस्ट्रॉय करने की बात करी कैपिटल क्लास। कैपिटल क्लास यानी कि जो एम्प्लॉयर को हम कंसिडर करते हैं कैपिटलिस्टिक, तो उसको छोड़ के उन्होंने बोला आपको एंटी कैपिटलिज्म की तरफ चलना चाहिए। एंड ट्रेड यूनियन नेसेसरी टू ब्रिंग रिवॉल्यूशनरी एंड फंडामेंटल चेंज इन सोशल ऑर्डर ऑफ वर्कर। इसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर रिवॉल्यूशन की बात भी करी थी कि भैया आप रिवॉल्यूशन तरीके से अपनी बातों को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपनी बातों को आप आगे लेकर आ सकते हो। नेक्स्ट दैट इज गांधीयन एंड सर्वोदय अप्रोच। सर्वोदय अप्रोच गिवन बाय गांधी जी। और इन्होंने क्या बोला, इसको हम ट्रस्टीशिप अप्रोच भी बोलते हैं। इनका तो पहले वाली अप्रोच के जैसा ही है जहाँ इन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशन की अप्रोच दिया था कि नॉन वायलेंस, कि भाई आपको क्या करना है, अपनी बातें मनवानी है या अपनी बातें बतानी है, बट आपको नॉन वायलेंस तरीके से सच का सामना करते हुए। और इन्होंने बोला कि यहाँ पे क्लास कॉन्शियस और जॉब कॉन्शियस या अलग अलग कुछ नहीं है, सब कुछ चीज़ें एक है। तो आपको उन्होंने बोला कि पूरे इंडस्ट्री, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक फैमिली की तरह कंसिडर किया। तो हारमनी की बात करी, यहाँ पे क्लास हारमनी की बात हुई है रेदर देन क्लास कॉन्फ्लिक्ट। इन्होंने क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं कही। देखिए इससे पहले हमने देखी सारी अप्रोचेस में क्या हो रहा था, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, सैलरी की बात हो रही है, वेजेस की बात हो रही है, क्लास कॉन्शियस हो रहे हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स आ रही थी, इंडस्ट्री की अलग, एम्प्लॉयज़ की अलग। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं आई। गांधी जी ने बोला भैया ये एक एम्प्लॉयर है या ये एम्प्लॉय है, ये दोनों के दोनों एक ही हैं, इनके बीच में हारमोनी होनी चाहिए। और वो हारमोनी भी कैसे आएगी, विद द हेल्प ऑफ नॉन वायलेंस, विद द हेल्प ऑफ ट्रस्टशिप, विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ। नेक्स्ट थिंग, ये कुछ छोटी छोटी आपकी अप्रोचेस थी जो आपने इसी में कंसिडर कर देखनी है कि कौन कौन सी अप्रोचेस हैं और किस अप्रोच के अंदर क्या बोला गया है। तो देखिए ये सबसे अच्छा तरीका है किसी भी अप्रोच को लर्न करने का, कि आपको बस इतना पता हो कि कौन सी अप्रोच है और किसने दी थी और उसका मेन पॉइंट क्या था। तो मैंने वही आपके लिए इसमें रिविजन के लिए ऐड ऑन करने की कोशिश करी है कि आपको एक सिंगल पॉइंट से पता चल जाए कि किस अप्रोच के अंदर क्या बोला गया था। Now we had to discuss with the Trade Union Act 1926. If we discuss about the Trade Union Act 1926, so first of all we should understand that कि what are the main objective of trade union. So trade union objectives, but before that we should understand कि ये कब फॉर्म हुआ था और कब एग्जिस्टेंस में आया था। तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में फॉर्म हुआ था, बट केम इनटू फोर्स और केम इनटू एग्जिस्टेंस इनटू 1 जून 1927। ऑब्जेक्टिव देखिए वही है फिर से जो पहले भी चल रहे थे, कि उनको सिक्योरिटी ऑफ वर्क इंश्योर करना था, बेटर इकोनॉमिक रिटर्न चाहिए था, अपनी पावर्स को सिक्योर करना था, इन्फ्लुएंस ऑफ मैनेजमेंट, अपनी पावर को सिक्योर करना था तो इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट, अपने आप को बेसिकली ओवर एंड ऑल लास्ट में मेन चीज़ यही थी कि अपने आप की प्रोटेक्शन की बात करी जा रही थी, राइट्स की प्रोटेक्शंस की बात करी जा रही थी और कंडीशंस को इम्प्रूव करने की बात की जा रही थी। तो देखिए क्या वन लाइनर्स में मैंने कुछ सेक्शंस के अंदर या कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, केवल आपको अगर ये पॉइंट्स भी कंसिडर करते हैं तो बहुत
अच्छा हो जाता है, क्योंकि यही पॉइंट्स में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली चीज़ कि रजिस्ट्रार को कौन अपॉइंट करता है? रजिस्ट्रार को अपॉइंट करती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपकी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला जाता है। तो ये मिलके एक रजिस्ट्रार को अपॉइंट करते हैं। सेकेंड, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि एक ट्रेड यूनियन को फॉर्म करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होती है? तो 7 और मोर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन सब्सक्राइब देयर नेम्स अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन टू दी रजिस्ट्रार, कि जो आपका 7 या मिनिमम हमें 7 या 7 से ज़्यादा लोग मिलके अपना ट्रेड यूनियन का क्या नाम रखेंगे, क्या रजिस्ट्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रार के सामने। और उनको क्या फॉर्म भरना पड़ता है? उनको फॉर्म ए भरना पड़ता है। इफ़ ट्रेड यूनियन हैज़ बीन एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन 1 ईयर बिफोर रजिस्ट्रेशन, देन जनरल स्टेटमेंट ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रेड यूनियन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? तो देखिए ₹1, अगर कोई रूरल सेक्टर की ट्रेड यूनियन है तो उनको ₹1 से, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ₹3 से और ऑर्गेनाइज सेक्टर को ₹12 से। एंड एग्जीक्यूटिव एंड ऑफिस बियरर की इलेक्शन या रिमूवेबल, अब आपने पता है कि एक बार बन गया, एग्जीक्यूटिव कमेटी बन गई, ऑफिस बियरर इलेक्ट हो गए, तो उनको चेंज भी तो करना होता है, कोई एक टाइम तो होता होगा कि कितने टाइम तक के लिए बनेंगे। तो वो मैक्सिमम 3 ईयर्स तक के लिए बॉडी होती है और 3 ईयर्स के बाद दोबारा से रिमूव करके उसको नई कमेटी या नई एग्जीक्यूटिव और नए बियरर चूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 8 में बोला गया कि रजिस्ट्रार विल रजिस्टर ट्रेड यूनियन इफ सेटिस्फाई ऑल कंडीशन। अब सारी के सारा फॉर्म भर दिया, सब कुछ चीज़ें भर दिए, एड्रेस डाल दिया, सब चीज़ें उसमें ऐड ऑन कर दी। तो रजिस्ट्रार उस सब चीज़ों को गो थ्रू करता है, चेक करता है, और उसके बाद अगर उसको लगता है सब चीज़ें सेटिस्फाइड है तो अब उसके बाद वो उनको ओके करता है। सेक्शन 9 में फिर वो उनको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता है कि हाँ ठीक है भैया, अब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया और ये सर्टिफिकेट अब आपका इतने टाइम के लिए, इतने सब चीज़ों के लिए आपके पास रहेगा। कैंसिलेशन कैसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन को? तो ये आपको याद रखने वाली बात है कि इसके अंदर 2001 में एक अमेंडमेंट हुआ। 2001 में क्या अमेंडमेंट हुआ? बोला गया कि रजिस्ट्रार हैज़ टू कीप 2 month प्रायर नोटिस इन रिटर्न स्पेसिफाइंग द रीजंस फॉर कैंसिलेशन। अगर उनको कैंसिल करना है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, या उनको वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई, तो उनको बिफोर 2 months 2 महीने पहले प्रायर नोटिस देना होगा रीजंस के साथ कि किस रीज़न की वजह से वो उसको कैंसिल कर रहे हैं। रजिस्ट्रार कैन नॉट रिव्यू वंस कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। अगर एक बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो रजिस्ट्रार उसको दोबारा से रिव्यू नहीं करते। अपील क्या है? अपील दैट इज़ कि ऑन रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ने तो रिफ्यूज़ कर दिया था, तो हम कैसे अपील कर सकते हैं? या कैंसिल कर दिया था, विड्रॉ कर दिया था सर्टिफिकेट को, तो 60 डेज़ के अंदर अंदर हम उसको हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं दोबारा। डेज़ आपको याद रखना है 60 डेज़। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है क्योंकि इससे पहले ज़्यादातर एक्ट्स में हम देखते हैं 30 डेज़ होता है अपील का, लेकिन यहाँ पर 60 डेज़ है। And all communication and notice are to be addressed to the registrar office of trade union and communicate any changes to registrar within 14 days। छोटा सा पॉइंट है, ये भी याद रखना। एक बार एक क्वेश्चन देखा था मैंने इससे रिलेटेड कि अगर आप जो कम्युनिकेशन करते हैं, जहाँ से नोटिस जनरेट होते हैं, तो हमारा एक ऑफिस होता है। अगर वो ऑफिस आप चेंज कर रहे हो, रजिस्टर्ड ऑफिस अगर आप चेंज कर रहे हो अपने ट्रेड यूनियन का, तो आपको वो चेंज करने से पहले, आपको वो चेंज करने के लिए किसके? रजिस्ट्रार को 14 दिन प्रायर बताना पड़ेगा कि आप कहाँ पर चेंज कर रहे हो, कैसे चेंज कर रहे हो, क्यों चेंज कर रहे हो। वो सारे रीजंस हमें रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करने होते हैं। नेक्स्ट दैट इज़ राइट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। अब जो ट्रेड यूनियन बनी है उसके कुछ राइट तो होते होंगे, तो वो राइट्स क्या क्या हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और पॉइंट्स में देके पूछा गया था कि चूज़ द राइट वन, कि कौन कौन से ट्रेड यूनियन के राइट्स हैं। तो फर्स्ट राइट है दैट इज़ ट्रेड यूनियन एक कॉरपोरेट बॉडी है, ठीक है ना। वन सेकेंड। ट्रेड यूनियन एक कॉरपोरेट बॉडी है। परपेचुअल सक्सेशन यानी कि उसकी भी अपनी एक आइडेंटिटी है। कॉमन सील या परपेचुअल सक्सेशन यानी कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते, एक बार आपने बना दिया तो मतलब चेंज कर सकते हैं, लेकिन परपेचुअल सक्सेशन रहता है, उसकी अपनी एग्जिस्टेंस रहती है, अपने टाइम तक के लिए वो फिक्स्ड रहता है। कॉमन सील होती है उसकी। होल्ड एंड एक्वायर कर सकता है वो किसी भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को, और वो स्यू कर सकता है, किसी को निकाल सकता है या खुद भी स्यू हो सकता है। एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन ट्रेड यूनियन। कौन कौन से एक्ट के टाइम पे ट्रेड यूनियन एप्लीकेबल नहीं होती है? तो ये सेक्शन 14 के अंदर आता है
अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंपनीज एक्ट 1956 चल रहा है, या कहीं पर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है, या कहीं पर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 है, तो अगर किसी जगह पर इन तीनों में से कोई भी एक्ट लगा हुआ है तो वहाँ पर ट्रेड यूनियन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपका सेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि कौन कौन सी किस किस एक्ट की वजह से ट्रेड यूनियन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। राइट ऑफ माइनर, अब देखिए हमें ये पता है कि चाइल्ड लेबर मना करते हैं, तो जो माइनर्स होते हैं क्या वो किसी ट्रेड यूनियन का पार्ट बन सकते हैं? तो यस, अगर 15 ईयर्स की एज है तो वो ट्रेड यूनियन का पार्ट बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, बट केवल वो एग्जीक्यूटिव या ऑफिस बेयरर की नहीं बन सकते। उसके लिए आपको मिनिमम 18 ईयर्स की एज चाहिए होती है। प्रपोर्शन ऑफ ऑफिस बेयरर, अब जो आपका ऑफिस बेयरर होता है वो उनका क्या प्रपोर्शन होता है? तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं वहाँ पर एटलीस्ट 50% यानी कि हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ ऑफिस बेयरर ऑफ ट्रेड यूनियन मस्ट बी एंगेज इन द सेम इंडस्ट्री। लाइक अगर कोई इंडस्ट्री है ए और उस ए इंडस्ट्रीज़ के 10 लोग ट्रेड यूनियन में है, तो वहाँ से जो 5 मेंबर हैं एटलीस्ट सेम इंडस्ट्री के उस ऑफिस बेयरर के मेंबर होने चाहिए। और अदर सेक्टर्स में जो अनऑर्गेनाइज के अलावा अदर सेक्टर्स बचते हैं वहाँ पर 1/3 प्रपोर्शन है। नेक्स्ट दैट इज़ चेंज ऑफ नेम। अगर ये तो आपने देखा है तो रिपीटेड क्वेश्चन है, PYQ भी है इससे रिलेटेड बहुत बार कि चेंज ऑफ नेम, कि क्या कोई ट्रेड यूनियन अपना नाम चेंज करा सकती है? तो यस, अगर कोई ट्रेड यूनियन अपना नाम चेंज कराना चाहती है तो वो खुश नहीं है उस नाम से, तो वो चेंज करा सकते हैं, और विद द कंसेंट ऑफ, बट उनके लिए उनको एटलीस्ट 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की कंसेंट चाहिए होती है फॉर चेंजिंग द नेम। और वो फिर आपस में मिलके एक नोटिस जनरेट करते हैं और वो नोटिस रजिस्ट्रार को रिटर्न में देते हैं कि हमें अपनी ट्रेड यूनियन का नेम चेंज कराना है। बट उसके लिए ये पूछा जाता है कि कितने मेंबर्स की कंसेंट चाहिए होती है, तो 2/3 एटलीस्ट 2/3 लोगों की कंसेंट रिक्वायरमेंट होती है। अमलगमेशन, अगर कोई ट्रेड यूनियन है ए और कोई ट्रेड यूनियन है बी, ये दोनों आपस में अमलगमेट होना चाहती हैं, तो क्या वो हो सकती हैं या नहीं? ऑफ कोर्स हो सकती हैं, बट उसके लिए कुछ चीज़ें हैं। वो अमलगमेट कैसे हो सकती हैं? मेरी ट्रेड यूनियन ए है और किसी और की बी है। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 100 लोग हैं तो उस 100 के 50 मेंबर्स को वोट देना होगा। एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स हैव टू वोट, 50 लोगों को वोट देना होगा, बट इस 50 का भी 60% लोग इस बात के फेवर में होने चाहिए कि उनको अमलगमेशन चाहिए। तो अमलगमेशन के लिए क्या कंडीशन है? अमलगमेशन के लिए कंडीशन है कि अगर आपकी कोई ट्रेड यूनियन के एटलीस्ट 50% ऑफ मेंबर्स को वोट देना होगा और 50% लोगों में से 60% लोगों को इस फेवर में होना होगा कि वो अमलगमेशन के लिए उनको कोई इश्यूज़ नहीं है। पेनल्टीज़ के बारे में अगर देखिए हम डिस्कस करें तो पेनल्टीज़ क्या है कि अगर आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है ट्रेड यूनियन को लेके तो आपको 200 रुपीज़ का फ़ाइन देना होगा। फेल टू सबमिट एनी स्टेटमेंट, अगर आपने कोई स्टेटमेंट सबमिट करने में फेल हो गए, डॉक्यूमेंट नहीं टाइम पे दे पाए, रिटर्न नहीं कर पाए डॉक्यूमेंट्स को, तो आपको 5 रुपीज़ का पर मंथ 5 रुपीज़ पर मंथ का फ़ाइन देना होगा। और अगर ये चीज़ आपकी रिपीट होती है तो हर बार वो आपका 5 रुपीज़ बढ़ता रहेगा। विलफुली फॉल्स एंट्री, अगर आपने जानबूझ के, है ना, कोई आपसे एंट्री हो गई, ओमिशन कर दिया, तो उस कंडीशन पे भी आपको 500 रुपीज़ का फ़ाइन देना पड़ेगा। वैसे तो देखिए आपको मालूम है कि ट्रेड यूनियन एक्ट बहुत बड़ा है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर केवल उन पॉइंट्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है जो हमें पता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें से पूछी जाती हैं। तो आज हम लोगों ने 2 टॉपिक डिस्कस किए, एक हमने किया ट्रेड यूनियन थ्योरीज़ को लेकर और एक हमने किया ट्रेड यूनियन आपकी एक्ट को लेके। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ पॉइंट समझ नहीं आए या आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई आपको और टॉपिक जिसका आप रिवीजन चाहते हैं, अगर आप ऐसा कुछ या आप PYQs करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं आपके लिए जो आप चाहेंगे इस टाइम पे, क्योंकि हमें भी पता है
डेट आ गई है आपकी, है ना। तो अगर उस डेट से पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके लिए कोई हेल्प कर सकती हूँ, या आपको कुछ चीज़ उसमें मुझसे चाहिए कि मैम आप ये टॉपिक करा दीजिए इस टाइम पे, या आप ये PYQ करा दीजिए, तो मैं आपके लिए उसके लिए भी रेडी हूँ। आपके सजेशंस हमेशा वेलकम रहेंगे, तो आप बताइएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विथ हेल्प गुरु वन।